नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स ऑन भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त प्रीति नेगी। जी हाँ, फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कई खबरें, ब्रेकिंग न्यूज और साथ ही देश दुनिया में क्या हलचल है, आज की बड़ी खबरें कौन सी है, ये सारी खबरें होंगी इस बुलेटिन में। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अगले 1 घंटे आपको बने रहना है हमारे साथ। आपको खबरें दिखाएंगे, वो भी एकदम अलग अंदाज में। आपके राज्य, आपके शहर में क्या हो रहा है, सब कुछ होगा इस बुलेटिन में। तो आधा हिंदुस्तान इन दिनों बाढ़ बारिश की मार झेल रहा है। मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से गांव, शहर सब कुछ पानी में डूब चुके हैं। बात उत्तर प्रदेश की करें तो कई ऐसे जिले हैं जो की चपेट चारों लोग है वो यूपी में बढ़ चुकी है। कौन से जिले हैं जहां पर बाढ़ बारिश ने कहर मचा रखा है और साथ ही मौसम विभाग ने आने वाले जिलों को अलर्ट किया है, इस रिपोर्ट में देखिए। पहाड़ से लेकर मैदान तक कुदरत ने कहर बरपा रखा है। कहीं नदियां उफान पर हैं तो कहीं पहाड़ दरक रहे हैं। सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा रखी है। यूपी के भी कई जिले आसमानी आफत का सामना कर रहे हैं। फर्रुखाबाद की तस्वीरें देखिए, जमीन कहीं नजर नहीं आ रही, हर तरफ पानी का कब्जा है। बाढ़ बारिश के चलते यहाँ जिंदगी मानो ठहर सी गई हो। घर, गली, मोहल्ले, बाजार, स्कूल, खेत, खलिहान सब पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, इन दिनों नाव के सहारे लोगों की जिंदगी चल रही है। घर से बाजार जाना हो या रोजमर्रा के काम हो, अब नाव ही सहारा है। नदियां उफान पर हैं, लिहाजा पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। ऐसे हालात में लोग छतों पर खाना बनाने को मजबूर हैं। लोग नर्क भरी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। पूरा स्कूल पानी में डूबा हुआ है। ऐसे हालात में बच्चे स्कूल आए तो आखिर कैसे आए? एहतियात के तौर पर स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इस हालात में बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाई लेने के लिए लोगों की लंबी कतार दिखाई दे रही है। यूपी के फिरोजाबाद की तस्वीरें देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे सड़क नहीं बल्कि कोई नहर हो। वाहन पानी में डूबे हैं, हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। इमारतें पानी में डूबी हैं, बाजार में दरिया बह रहा है। रोजमर्रा के किसी भी काम के लिए बारिश के पानी के बीच से होकर ही जाना पड़ रहा है, क्योंकि कोई जगह बची नहीं है जहां पानी का कब्जा ना हो। पूरा शहर नदी में तब्दील हो चुका है। स्कूलों में पानी भर गया है, लिहाजा बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। इन हालात में भी बच्चों को पढ़ाई करनी पड़ रही है। ऐसे में बच्चों के बीमार होने का खतरा बढ़ गया है। पूरे शहर में बारिश के पानी ने तांडव मचा दिया है। जहां तहां वाहन पानी में फंसकर खराब हो रहे हैं। तो पहाड़ हो या फिर मैदानी इलाके, हर तरफ बाढ़ बारिश ने कहर मचा रखा है। और खास करके पहाड़ी इलाकों की बात करें तो जिस तरीके से मूसलाधार बारिश और नॉनस्टॉप बारिश वहां पर हो रही है, लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ चुका है। जी हाँ, उत्तराखंड के रामनगर में दरअसल बरसाती नाला पार करते समय बस हादसे का शिकार हो गई। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए आप। पहाड़ से लेकर मैदान तक मानसून कहर बरपा रहा है। मूसलाधार बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। नदी नाले उफान पर हैं, लिहाजा आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो डराने और हैरान करने वाली हैं। रामनगर में बरसाती नाले को पार कर रही बस देखते ही देखते पलट गई। ये बस अल्मोड़ा के विनायक से रामनगर आ रही थी। मौके पर चीख पुकार मच गई। लोग खिड़की के रास्ते किसी तरह बस से निकलते हुए दिखाई दिए। हालांकि नाले में पानी का स्तर ज्यादा नहीं था, लेकिन चालक बस को संभाल नहीं पाया और बस एक तरफ पलट गई। मौके पर मौजूद जेसीबी की मदद से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हरिद्वार में चिल्ला से ऋषिकेश मार्ग को बंद कर दिया गया है। दरअसल बरसाती नाले उफान पर हैं, लिहाजा पानी सड़कों के ऊपर से बह रहा है। हालांकि चेतावनी के बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर इस सड़क को पार करते हुए दिखाई दिए थे, जिसके बाद नोटिस लगाकर रास्ते को बंद कर दिया गया है। आप सभी को विदित है कि मौसम इस बीच थोड़ा खराब चल रहा है। काफ़ी बारिश आ रही है, बरसात काफ़ी हो रही है पहाड़ों में भी और प्लेन्स में भी। तो वो मार्ग, क्योंकि वहाँ पे नदी उफान में रहती है, तो इसीलिए अपील करते हैं कि जो हमारे यात्री हैं और चालक हैं वो उस मार्ग को ना इस्तेमाल करें।
और मध्य प्रदेश में बादल फाट तबाही लगातार जारी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोग परेशान हैं। निचले इलाकों में पानी भर चुका है और नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं। जी हाँ, कई इलाके हैं जो कि बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। लोगों के घर में पानी घुस चुका है और इसी बीच कई गांव ऐसे हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन करके लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट को। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश डरा रही है। शहरों में जलभराव हो गया है तो गांव में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। हर तरफ तबाही का मंजर है। जबलपुर, नरसिंहपुर, दमोह समेत एमपी के कई जिलों में सैलाब का कहर देखने को मिल रहा है। दमोह में बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं, लिहाजा पानी अब रिहायशी इलाकों तक भर रहा है। गुरैया नदी में आई बाढ़ के चलते रोहिणी गांव के किनारे बना हनुमान मंदिर धराशायी हो गया। जबलपुर में बीते तकरीबन 3 दिनों में 13 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। लगातार बारिश के चलते नर्मदा नदी उफान पर है। बरगी डैम का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। डैम के 19 गेट खोल दिए गए थे, जिसके बाद हालात और खराब हो गए। फिलहाल बरगी डैम के 8 गेट बंद कर दिए गए हैं, लेकिन 11 गेट अभी भी खुले हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है। जबलपुर के ग्वारी घाट का जलस्तर और ज्यादा बढ़ गया है। घाट के मंदिर पूरी तरह डूबे नजर आ रहे हैं। नवग्रह मंदिर की तस्वीरें देखिए, पूरा मंदिर नदी में समा गया है। नर्मदा धाम का भी सिर्फ शिखर ही दिखाई दे रहा है। जबलपुर के भेड़ा घाट के हालात भी कम खतरनाक नहीं हैं। हालांकि अब पानी का स्तर काफी नीचे आ गया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। इस वक्त नर्मदा मैया का जो जलस्तर है वो कितनी तेजी के साथ बढ़ा है। बेड़ा घाट पर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखिए ये तेज लहरें बता रही हैं कि नर्मदा माँ इस वक्त रौद्र रूप में है। तो मध्य प्रदेश में जो बारिश हो रही है उससे लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं। 3 दिन से लगातार जिस बारिश हो रही है उससे तो और भी लोगों की परेशानी और जीना मुश्किल हो चुका है। जी हाँ, शहरों में प्रशासन के दावे फेल साबित हो रहे हैं। दिखाते हैं आपको कैसे पानी बन गया है परेशान। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में हालात ज्यादा खराब हैं। बैतूल में सतपुड़ा डैम के 7 गेट खोल दिए गए हैं। बारगी डैम से पानी छोड़े जाने के बाद नरसिंहपुर में भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। यहाँ केरपानी गांव में पानी भर गया है। सड़क कहीं नजर नहीं आ रही। हर तरफ जल प्रलय जैसे हालात हैं। स्कूल, पार्क, दुकानें सब कुछ डूबे नजर आ रहे हैं। निचले इलाकों में नाव चलानी पड़ रही है। जिंदगी यहाँ ठहर सी गई है। नाव के जरिए आना जाना पड़ रहा है और जहां तक नजर जा रही है वहां पर आप देखिए कि नर्मदा का जो पानी है वो भर गया है। और ये जो बाएं हाथ पर आप देख रहे हैं ये स्कूल है जो पूरी तरह से डूब गया है। प्रशासन की टीम लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 5 साल के बाद गांव में इतना पानी आया है। हरदा और देवास में भी नर्मदा नदी का पानी तबाही मचा रहा है। तहसीलदार गांव-गांव जाकर बाढ़ का जायजा ले रहे हैं। बारिश के प्रलयकारी प्रहार से शिवपुरी में 2 मंजिला एक मकान धराशायी हो गया। मकान गिरने की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। हादसे के वक्त मकान में कोई नहीं था। 2 साल से मकान बंद पड़ा था। कटनी में भी कुदरत की मार देखने को मिल रही है। लगातार बारिश के बाद नदियां तबाही मचा रही हैं। यहाँ ढीमरखेड़ा में नदी के ऊपर बना पुल सैलाब में बह गया। प्रशासन ने पुल को पूरी तरह से बंद कर दिया है, लेकिन कुछ लोग जान जोखिम में डालकर पुल से गुजरते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, बहुत ही खतरनाक और दर्दनाक ये एक्सीडेंट हुआ जिसमें 3 लोगों की मौके पर मौत और कई लोग घायल हो गए। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों और ये बस कहां से कहां जा रही थी। पूरा अपडेट इस रिपोर्ट में। अफरा तफरी का माहौल है। चीख पुकार मची है। एम्बुलेंस के सायरन से पूरा इलाका गूंज रहा है। लोगों को बचाने की होड़ लगी है। लोगों को नदी से निकालकर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। ये तस्वीरें झारखंड के गिरिडीह की हैं, जहां बीती रात बड़ा हादसा हो गया। दरअसल तेज रफ्तार की वजह से बेकाबू होकर एक यात्री बस नदी में गिर गई, जिसकी वजह से पूरे इलाके में कोहराम मच गया।
हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत घटना की जानकारी पुलिस को दी और बचाव कार्य में लग गए। आप देख सकते हैं कैसे लोग बचाव कार्य में जुटे हैं। बस तो रांची से ही रफ्तार में चल रही है। रांची से ही रफ्तार में चल रही है। हाँ, बूटी मोड़ में हम लोग खड़े हैं। बूटी मोड़ से ही हम देख रहे थे, बस का रफ्तार बहुत ज़्यादा था। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी घटनास्थल पर पहुंचे, बचाव कार्य का जायजा लिया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे हादसे पर दुख जताया है। बताया जा रहा है कि बस रांची से गिरिडीह जा रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार की वजह से बस का संतुलन बिगड़ गया और वो बेकाबू होकर टुमरी रोड के पास बराकर नदी में पलट गई। खबर के मुताबिक इस घटना में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 20 लोग घायल हैं। और यूपी के फर्रुखाबाद में एक डबल डेकर बस पलट गई है। खबर यह है कि ये बस दिल्ली जा रही थी। जब से यह हादसा हुआ पूरे इलाके में कोहराम समझ गया है। सोचिए आप, हालात इतने बुरे हो गए थे कि लोगों को बचाने के लिए बस की खिड़की तक तोड़नी पड़ी और लोगों को बाहर निकालना पड़ा। जरा सोचिए, सवारियों से भरी एक बस हो और वो भी डबल डेकर, वो तेज रफ्तार में हो और अचानक पलट जाए। ऐसा ही हादसा हुआ यूपी के फर्रुखाबाद में। ये उसी हादसे की तस्वीरें हैं। ये बस फर्रुखाबाद से दिल्ली जा रही थी, लेकिन नवाबगंज थाना क्षेत्र के पास ये बस पलट गई। हादसे के बाद इलाके में हाहाकार मच गया। मौके पर गांव वाले और पुलिसकर्मी पहुंच गए। किसी तरह बस के शीशे तोड़कर बस में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि बस में करीब 50 लोग सवार थे। हादसे में करीब 25 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा क्यों हुआ, ये जांच का विषय है। इस बात की जांच जरूरी है कि क्या तेज रफ्तार हादसे की वजह बनी या किसी और कारण से बस पलट गई। आगे बढ़े उससे पहले आपको याद दिला दें, 7:27 पर सुपरफास्ट अंदाज में आपके लिए खबरें होंगी, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। अभी फिलहाल हम आपको श्रावस्ती की रिपोर्ट दिखाते हैं, जहाँ बेहद दर्दनाक हादसा हुआ, क्योंकि इस एक्सीडेंट में एक ही परिवार के कई लोग इसकी चपेट में आ गए। जी हाँ, दरअसल आवारा पशुओं को बचाने के चक्कर में कार हादसे का शिकार हो गई और उसके बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है। इस तस्वीर को देखकर आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। हाथ में मासूम को लेकर पुलिस वाला दौड़ा, लेकिन उसे बचा नहीं पाया। कार की हालत बता रही है कि हादसा कितना भयानक रहा होगा। देखिए कैसे कार के परखच्चे उठ गए हैं। लोग खींचकर इसे खाई से बाहर निकाल रहे हैं। तस्वीरें यूपी के श्रावस्ती की है, जहां बीती रात भीषण सड़क हादसा हो गया। बलरामपुर से बहराइच जा रही कार बौद्ध परिपथ पर भगवानपुर के निकट आवारा पशुओं को बचाने के चक्कर में पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतना जोरदार था कि कार न सिर्फ पलट गई बल्कि खाई में जा गिरी, जहां पानी में डूब जाने से 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 मासूम, 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है, जबकि 2 लोग घायल हैं, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें इलाज के लिए बहराइच रेफर किया गया है। ड्राइवर थोड़ा सा जो होश में है वो बता रहा था कि कोई जानवर सामने आ गया, तो उसको बचाने के चक्कर में गाड़ी पलट गई। मृतकों में कौन शामिल है? बच्चे भी हैं? 2 बच्चे हैं, 2 महिला हैं, 1 पुरुष है। मृतक सभी लोग नेपालगंज के त्रिभुवन चौक निवासी थे और बलरामपुर रिश्तेदारी से लौट रहे थे। जानकारी के मुताबिक 4 पहिया गाड़ी नानपारा की बताई जा रही है। ड्राइवर भी नानपारा का ही रहने वाला है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। और अब बात एक ऐसे आदमखोर की करेंगे जिसने आतंक मचा रखा है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में। दरअसल इस आदमखोर आतंक तेंदुए की वजह से लोग डरे हुए हैं और हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि सोचिए लखनऊ तक इसकी चर्चा हो रही है। जो वाइल्ड लाइफ की टीम है वो डेरा जमाए हुए है। वजह क्या है, पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। बिजनौर में इन दिनों आदमखोर तेंदुए का आतंक देखने को मिल रहा है। खेत खलिहान में वन विभाग की टीम डेरा डाले हुए है, लेकिन आदमखोर तेंदुए की कोई खबर नहीं। बाकायदा पिंजरा सजाया गया है। तमाम तकनीकी उपकरणों की मदद ली जा रही है, लेकिन गांव वालों में दहशत कम नहीं हो रही है। गुलदार का खौफ तो इतना हो रहा है कि पूरे जिले में जो है आफत आई पड़ी। कोई भी बंदा घर से निकलने को तैयार नहीं है। जंगल में 10-10, 15-15 इकट्ठे होकर जा रहे हैं। आप देख लो, पिंजरा लगा हुआ है, इसमें बकरी नहीं है, क्या पकड़ा जाएगा बताओ। आदमखोर तेंदुआ गांव और आसपास के इलाकों के 13 लोगों को अब तक निवाला बना चुका है। 3 दर्जन से ज्यादा लोग तेंदुए के हमले में घायल हो चुके हैं। हर तरफ डर का माहौल है।
27 जुलाई की शाम को विक्रांत नाम के नौजवान पर तेंदुए ने हमला कर उसकी जान ले ली थी। 2 अगस्त को गांव के बुजुर्ग किसान ब्रह्मपाल पर खेत में तेंदुए ने हमला किया था, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, लिहाजा अब गांव के लोगों का आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं। 9 अलग अलग स्कूलों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि तेंदुए की दहशत का मामला लखनऊ तक पहुंच गया है, लिहाजा गांव में वन विभाग की टीम एक्शन में दिखाई दे रही है। तेंदुए को पकड़ने के लिए 30 पिंजरे लगाए गए हैं। बाकायदा पर्चे छपवाकर लोगों से सावधान रहने को कहा गया है। करीब 10 टीमें लगी गई हैं इसको फॉर्मिंग करने के लिए। इसके अलावा 20-25 करीब पिंजरे लगे हुए हैं और जाल और ये लेकर के गाड़ियां लगातार उसके पीछे हैं। कहीं भी यदि इसको ट्रैप किया जाता है तो उसके चारों तरफ जाल लगा करके घेरने का प्रयत्न किया गया। 1-2 बार प्रयास भी हुए, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं आया। जिस गांव में तेंदुए की लोकेशन मिली है, वहीं ड्रोन से निगरानी की जा रही है, ट्रैप कैमरों की मदद ली जा रही है। और बात राजनीति की करें तो यहाँ पर कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में कोई भी तय फॉर्मूला नहीं होता है। जो फॉर्मूला काम कर जाए वही हिट साबित होता है। कांग्रेस पार्टी को देख लीजिए, चुनाव नजदीक है, ऐसे में हिंदुत्व का फॉर्मूला अपनाती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। जी हाँ, दरअसल एमपी में राज्य के पूर्व सीएम यानी कि कमलनाथ किस तरीके से क्या कुछ करना चाह रहे हैं, ये सवाल इसीलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि कमलनाथ के एरिया में बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम कुछ नई और इशारा कर रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। बाबा बागेश्वर का दरबार सजा है, हनुमान जी का भजन हो रहा है, राम नाम के जयकारे लग रहे हैं और हिंदू राष्ट्र के नारे लग रहे हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है। नया है तो सिर्फ ये जगह और मंच पर मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। ये जगह है मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश में 4 महीने बाद चुनाव हैं। साधु संत कथावाचक और हिंदुत्व हाई डिमांड में है। बीजेपी की हिंदुत्व वाली पिच पर कांग्रेस के कमलनाथ अब खुलकर खेलते नजर आ रहे हैं। कर्नाटक की जीत के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी सियासी पिच बदल ली है। अब सुंदरकांड हो, हनुमान चालीसा हो या फिर कमलनाथ का भागवत गीता का कार्यक्रम कराना हो या इंदौर में रुद्राभिषेक, हिंदुत्व के एजेंडे पर कमलनाथ खुलकर उतर गए हैं। भाईचारा है, हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। हमारा मुकाबला तो गरीबी से है, हमारा मुकाबला बेरोजगारी से है, हमारा मुकाबला अत्याचार से है। यही वजह है कि 7 अगस्त तक छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार सजा है। इसके मुख्य यजमान नकुल नाथ बने। अब बस इंतजार है तो चुनाव का, जिससे तय होगा कि कांग्रेस के लिए हिंदुत्व का कार्ड एमपी में कितना काम करेगा। राधा 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 राधा। और इसी के साथ और चलिए बात करते हैं नूह हिंसा की। जी हरियाणा के जिन एरियाज में हिंसा हुई थी वहां पर अभी फिलहाल शांति देखने को तो मिल रही है, लेकिन इंटरनेट सेवाओं को अभी फिलहाल के लिए 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है, माहौल को देखते हुए, तनाव को देखते हुए। जी हाँ, पुलिस लगातार लोगों की गिरफ्तारी कर रही है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। कोशिश यही है कि जो भी लोग हिंसा में शामिल थे उन्हें पुलिस की गिरफ्त में लाया जाए। सोमवार को हिंसा भड़की थी, अब शांति तो है, लेकिन नूह समेत हिंसा की चपेट में आए बाकी इलाकों में तनाव बरकरार है। पुलिस प्रशासन की कोशिश है कि जो भी लोग हिंसा, आगजनी, पत्थरबाजी में शामिल थे उन्हें गिरफ्त में लाया जाए। शनिवार को उन ठिकानों पर प्रशासन का बुलडोजर भी चला जिनका निर्माण अवैध रूप से हो रखा था। जिस जगह से पत्थर फेंके गए उसे भी ध्वस्त कर दिया गया। इस हिंसा के आरोप में अब तक 216 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 80 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 104 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। आरोपियों को पकड़ने के लिए दिन रात दबिश दी जा रही है। नूह जिले के लिए फैसला लिया गया है कि आज कर्फ्यू में थोड़ी राहत दी जाएगी। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू में राहत मिलेगी ताकि लोग जरूरी सामान खरीद सकें। लेकिन सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयानबाजी ना हो, गलत खबरें ना फैले, इसके लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। नूह में फिलहाल इंटरनेट पर पाबंदी रहेगी। यहां 8 अगस्त तक इंटरनेट बैन रहेगा। मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं भी बंद रहेंगी। खाली बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज के लिए एसएमएस सेवा खुलेगी। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी रहेगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही हालात पूरी तरह सही होंगे इंटरनेट चालू कर देंगे। अभी इंटरनेट जो सेवाएं हैं उनमें हम सोशल मीडिया पोस्ट, अभी आपने देखा है कि बहुत सारी प्रोवोकेटिव पोस्ट आ रही हैं जहां नेट बंद नहीं है, तो उसकी वजह से हम रिव्यू कर रहे हैं सिचुएशन को। जैसे ही लगेगा कि ये प्रोवोकेशन बंद हो जाएगा उसके साथ ही हम इंटरनेट चालू कर देंगे।
इस बीच खबर है कि फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस के विधायक मामन खान की सुरक्षा वापस ले ली गई है। सुरक्षा हटाए जाने के बाद उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया है। वहीं बुलडोजर एक्शन को एसपी सांसद एसटी हसन ने गलत बताया है। अपराधी पकड़िए, अपराधी को सख्त से सख्त सजा दी है। जिस मकान को तोड़ रहे हैं उस मकान में अगर और लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, माँ भी है, बाप भी है और भी हैं, उनकी क्या अपराध था जो उनको भी घर से बेघर कर दिया जाए? ये इंसानियत के खिलाफ है। नूह में जो हिंसा भड़की थी वो आसपास के जिलों में भी फैल गई थी। इसमें विदेशी साजिश का हाथ तो नहीं, इस एंगल से भी जांच की जा रही है। पूरे क्षेत्र में सुरक्षाकर्मी तैनात हैं ताकि फिर कोई हिंसा की चिंगारी ना भड़के। वैसे इस बात में तो कोई शक नहीं है कि कुछ लोगों की साजिश की वजह से सभी लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, लोगों के आशियाने उजड़ रहे हैं। कुछ लोग तो डर की वजह से जंगलों में, पहाड़ों में जाकर छिप चुके हैं। टाइम्स ऑन और भारत की टीम रात नूह के मेवाली गांव में पहुंची। वहां से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिससे आप समझ जाएंगे कि लोग कितने डरे हुए हैं। मेवात का इलाका भले ही कई मायनों में देश के बाकी हिस्सों से पिछड़ा हो, लेकिन यहाँ सदियों से सभी समुदाय के लोग साथ साथ रहते नजर आ रहे थे। लेकिन इस बार 31 जुलाई सोमवार के दिन कुछ साजिशकर्ताओं ने शांति में आग लगाने की कोशिश की। इसका नुकसान तो हुआ है, कई घर जल गए, कई लोग पलायन कर चुके हैं और कई लोग जंगलों और पहाड़ों में छिपे हैं। हमारी टीम मेवाली गांव के पास पहाड़ियों पर पहुंची। हमारे साथ गांव के सरपंच और पूर्व पार्षद भी थे। सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो बताया जा रहा है गांव वालों को हो रहा है। ऐसी गांव में अभी मौजूद है, मेवली गांव है। लगभग 25,000 की आबादी है मेवली गांव की, लेकिन आधी आबादी अभी गायब है। गायब इसलिए नहीं कि लोग गांव छोड़ के भाग गए हैं, इसलिए क्योंकि लोग पहाड़ों पे रहने को मजबूर हैं। हमें पता चला कि गांव की एक बड़ी आबादी, खासकर युवा, भागे हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि 1-2% लोगों की वजह से बाकी लोग डरे हुए हैं। उन्हें डर है कि फिर कोई उन पर हमला न कर दे या पुलिस पूछताछ के लिए हिरासत में न ले ले। 100-200 लोग तो छिपे हुए ही हैं और निर्दोष लोग छुपे हुए हैं। इनमें मतलब दोषी 1-2-4 होंगे, लेकिन सारे आदमी जो है पुलिस के डर से जो भागे हुए हैं और पहाड़ में छिपे हुए हैं और पुलिस को छुड़ते ही पुलिस आ रही है तो पहाड़ की तरफ भाग जाते हैं। लोग यहाँ पे मजबूरी में रहने को विवश हैं और अब इस तरीके से चढ़ाई करनी पड़ी। ये देखिए, ये असली सफर शुरू हुआ है और ये इस तरीके से देखिए यहाँ पे चढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। काफी ऊपर ये पूरा पहाड़ का रास्ता है, बहुत मुश्किल है ये तो। करीब 4 किलोमीटर चलने के बाद हमें वो लोग मिले जो अपना घर, दुकान सब छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए यहाँ छिपे हुए हैं। तुम लोग यहीं पे रहते हो? यहीं पे रहते हैं। हाँ? यहीं पे रहते हैं जी, यहीं सोते हैं, यहीं खाते हैं। काफी मुश्किल होता होगा यहाँ पे चढ़ना? जी, हिरण, सांप, बिच्छू सब तरीका की चीज खा रही हैं, लेकिन मजबूर हैं। तो आप भी शामिल थे? नहीं जी, हम जंगल में? नहीं जी नहीं। तो फिर आपको ऐसा क्यों रहना पड़ रहा है? सर क्या करें, जब पुलिस प्रशासन आती है तो भागना पड़ता है आपको। हाँ। क्या करें, मजबूरी है, भागना पड़ता है। भूखी प्यासी यहीं पड़े रहते हैं। यानी कुछ लोगों के चक्कर में आप भी पिसे हुए हैं? हाँ जी, ऐसी ही कुछ लोगों के चक्कर में हम भी पिसे रहते हैं यहाँ पे। दंगाइयों ने जो आग लगाई उसकी सजा ये गरीब लोग भुगत रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि वो पुलिस और प्रशासन की हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन्हें ये भी डर है कि पूछताछ के नाम पर कहीं इन्हें परेशान न किया जाए। और देखिए, खबरें आगे आपको दिखाएंगे तेज रफ्तार में। खबरें होंगी झटपट 7:27 पर, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। ज्ञानवापी परिसर में आज एएसआई सर्वे का तीसरा दिन थोड़ी देर में शुरू होगा। बेसमेंट की मैपिंग, कल तहखाने से मिली थी 4 फीट की मूर्ति, त्रिशूल, कमल, कलश के निशान मिले। नूह हिंसा मामले में हरियाणा पुलिस का एक्शन जारी है। राजस्थान से 8 आरोपी अरेस्ट, अब तक 104 एफआईआर दर्ज, 216 गिरफ्तार। 8 अगस्त तक बढ़ाई गई है इंटरनेट पर पाबंदी। प्रेजेंटेड बाय IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का आधुनिक कीटनाशक मिशन है तो जीत पक्की।
और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको दिखाएंगे 2 मिनट में क्या कुछ चल रहा है देश में इस वायरल वीडियोस के साथ। सर्वे शुरू होगा और कल के सर्वे में त्रिशूल के निशान मिलने की बात सामने आई थी और आज किस लोकेशन पर सर्वे होने वाला है, कहां पर मैपिंग होने वाली है, वो देखिए इस रिपोर्ट में। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे जारी है। सुप्रीम कोर्ट में सर्वे के विरोध में याचिका खारिज होने के बाद शुक्रवार से एएसआई सर्वे फिर शुरू हो गया था। सुबह करीब 8 बजे सर्वे करने वाली टीम परिसर में पहुंच जाएगी। अब तक के सर्वे के बीच हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि तहखाने में मंदिर से संबंधित कई प्रतीक मिले हैं। दावा किया जा रहा है कि 4 फीट की मूर्ति मिली है, 2 फीट के एक त्रिशूल मिलने की बात कही जा रही है, 5 कलश मिलने की भी बात कही जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि कमल का निशान दीवारों पर उभरा है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो कलाकृतियां मिली हैं वो कितनी पुरानी हैं। सर्वे में कितने दिन लगेंगे अभी ये कहना मुश्किल है। जो लोग ट्रेन से सफर करते हैं, ट्रैवल करते हैं, उनकी कई बार शिकायत यही होती है कि स्टेशन साफ नहीं है, अच्छी सुविधाएं नहीं है, तो उनकी शिकायत अब दूर होने वाली है। जी हाँ, आपकी सभी शिकायतें दूर होंगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास का शिलान्यास करेंगे। रेलवे स्टेशनों की तस्वीर अब बदलने वाली है। आने वाले दिनों में वो कुछ ऐसे दिखेंगे। देश भर के रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट होगा और इसके साथ इस शहर का भी कायाकल्प होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य की आधारशिला रखेंगे। आज सुबह 11 बजे पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 24,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। स्टेशनों को सिटी सेंटर के तहत विकसित किया जाएगा। देश भर में 1,309 स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई थी। इस योजना के साथ 508 स्टेशंस का माननीय प्रधानमंत्री जी फाउंडेशन स्टोन ले कर रहे हैं। इन स्टेशंस की मास्टर प्लानिंग की गई है 50 वर्षों को ध्यान में रखते हुए। फिर शहर के दोनों तरफ जैसे डेवलप हो गया, स्टेशन के दोनों तरफ जो शहर डेवलप हो गया, उसमें नागरिकों की सुविधाएं ऐसी हो जिससे कि अगर जरूरत पड़े तो सेकेंड एंट्री बनाओ, जरूरत पड़े तो एक रूफ प्लाजा बनाओ जिससे कि यात्री नागरिक एक जगह से एक तरफ से दूसरी तरफ आ सके, एक नई अर्बन स्पेस बन सके। पीएम मोदी का रेलवे को लेकर एक विजन है। इसमें स्टेशनों के साथ साथ शहरों का विकास भी शामिल है। इस पर तेजी से काम किया जा रहा है और आज इसी दिशा में एक मील का पत्थर रखा जा रहा है। तमाम खबरें आपने देखी। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का और आगे आपको 7:55 पर जरूर देखना है फ्रेश एंड फास्ट मैच क्या है खास अनुराग सिंह के साथ।